अस्सलाम वालेकुम। आज से हम डाटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है एरे। एरे का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं ये मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं। उसके बाद जो एरे है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, एरे को क्यों कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं या हम कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, इंट a इज इक्वल टू 6। मैं अज्यूम करूँगा कि आपको डाटा टाइप्स के बारे में सारा पता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे जो दूसरी वीडियो है डाटा टाइप से रिलेटेड आप उसको देख सकते हैं। अब जब ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर इस इंस्ट्रक्शन को रन करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या है, एक डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है जिसको आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, और ये वो वैल्यू है जो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो मेमोरी मैनेजर जो है वो क्या करेगा, इसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक बना देगा। तो यहाँ पे हम एक मेमोरी ड्रा कर लेते हैं और इस मेमोरी को आप ओपन एंडेड छोड़ दें। ठीक है जी, इसका एड्रेस मैं यहाँ पे सिंपलिसिटी पर्पज़ के लिए दे लेता हूँ 101, 102, 103। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो मेमोरी सेल है ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक बाइट है। इसी तरह ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है और ये भी एक बाइट है। तो अब मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, जब ये इंस्ट्रक्शन रन होगी तो कंपाइलर इसके लिए, इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में कोई ना कोई जगह एलोकेट कर देगा। वो जगह किस बिहाफ पे एलोकेट होगी उसके लिए हम देखते हैं कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डाटा टाइप कौन सी है। हम यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स, इसके लिए भी दो चीज़ें हैं कि इंटीजर दो बाइट्स का भी होता है और 4 बाइट्स का भी होता है। हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि इंटीजर जो है वो हमारा 4 बाइट्स का है। अगर इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का है तो हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 32 बिट्स। अगर हम इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं 2 बाइट्स तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16 बिट्स। हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है 32 बिट्स, यानी कि इंटीजर हमारा यहाँ पे 4 बाइट्स का है। कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का आसान तरीका है, इसको 2 पे डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो इसकी बाइनरी बन जाएगी ये वाली। ठीक है, अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर करेगा कितने बाइट्स में, 4 बाइट्स में। हमारे पास यहाँ पे जो 4 बाइट्स बन रहे हैं वो हैं तकरीबन ये वाले। ठीक है, अब इनमें क्या स्टोर होगा हमारा, 6 वैल्यू जो है वो हमारी इसमें स्टोर हो जाएगी। इसको स्टोर करने के लिए वो क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर लेता हूं यहां पे। इसका एड्रेस 101, 102 एंड 103। ठीक है जी, अब क्या करेगा कंपाइलर, इसको इस मेमोरी सेल के जो अपर पार्ट है उसमें स्टोर कर देगा। स्टोर कर दिया और बाकी जितनी भी स्पेस बची है उसमें क्या करेगा, 0 प्लेस कर देगा। इन सब को क्या करेगा, 8 बिट्स इसमें कंप्लीट करेगा, क्योंकि 1 बाइट जो है वो इक्वल टू होती है 8 बिट्स। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी, इसी तरह यहां पे भी,
और इसी तरह से यहाँ पे भी। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर करने के बाद बाकी जितनी भी स्पेस बचती है उसमें क्या करेगा, वो 0 को प्लेस कर देगा। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी मैनेजर जो है इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू को जितनी इसने स्पेस ऑक्युपाई की होती है इस इंटीजर डाटा टाइप ने, उसमें इस वैल्यू को प्लेस कर देगा। इसके बाद जो अगली चीज है, इसका एड्रेस जो है वो किस तरह का होगा। इसका एड्रेस हमेशा एरे का जो एड्रेस होता है, एरे का जो एड्रेस होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। हेक्साडेसिमल फॉर्म मींस 0 प्रीफिक्स के साथ 523FC इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी। ये जो हम एड्रेस यूज कर रहे हैं 100, 101, 102, 103, ये हम अपनी सिंपलिसिटी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो उसका एरे जो एड्रेस यूज करेगी वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। ये जो है ये प्रीफिक्स के साथ ये वाली वैल्यू वो यूज कर लेगा एड्रेस के तौर पे। ठीक है, ये एरे से रिलेटेड था कि वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, एड्रेसेस कैसे मिलते हैं एरे को। इसके बाद जो अगली चीज है उसको डिस्कस करते हैं कि एरे की जरूरत क्यों पेश आई, एरे हमें क्यों बनानी पड़ी, एरे क्यों हम यूज करते हैं। फर्ज करें यहां पे हमने एग्जांपल ली थी इंट a = 6। अब यहां पे हम अगर फोकस करें तो ये वाली जो हमारा एक वेरिएबल है इसमें एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। हम यहाँ पे एक ही वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने इसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, लाइक इस तरह से। तो ये वाली जो चीज है ये इसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का एक ही वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हम एक ही वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपना जो डाटा काफ़ी सारा डाटा स्टोर करना हो, लेट्स सपोज हमने 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमने रोल नंबर सेव करने हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी उसके लिए। इसका साइज कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे इसका ये आ जाएगा टर्मिनेटर। ठीक है जी। तो एरे को डिक्लेयर करने का जो मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एरे डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेयर करने के दो मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसकी डाटा टाइप आ जाएगी, इसका जो सिंटैक्स में डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल, यहाँ पे एरे का साइज और एंड पे टर्मिनेटर। इसकी एग्जांपल कर लें। एग्जांपल में आ जाएगा जी, एग्जांपल फर्ज करें हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं, चलिए फ्लोट ले लें, फ्लोट B6। ये जो है ये एक वैलिड सिंटैक्स है एरे को डिक्लेयर करने का। लेकिन एरे को अगर हम डिक्लेयर करना चाहें इंट a और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसमें कुछ भी ना लिखें, तो ये वाला हमारा जो प्रोसीजर है ये इनवैलिड है एरे में, इनवैलिड डिक्लेरेशन। ये इनवैलिड डिक्लेरेशन है। इसके साथ साथ अगर हम इंट a यहाँ पे ये वाली वैल्यू देना चाहें n, तो हम n को इस तरह से यूज नहीं कर सकते। अगर इस तरह से यूज कर रहे हैं तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड मेथड है। लेकिन अगर आप इसी तरह से यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंट a यहाँ पे n आप उस सूरत में लिख सकते हैं जब आपने हैश डायरेक्टिव के साथ n की कोई भी वैल्यू हेडर फाइल के नीचे जो है वो प्लेस की हुई। लेट्स सपोज हमारी ये हेडर फाइल है, चलें यहाँ पे लिख लेता हूँ, हेडर फाइल यहाँ पे कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसके नीचे आपने क्या करना है, डिफाइन डायरेक्टिव में आप n की कोई भी वैल्यू प्लेस कर दें, देन आप n को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर n को आपने कोई भी डिफाइन डायरेक्टिव में इसको यूज नहीं किया तो आप n को इस तरह से यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको डिफाइन डायरेक्टिव का नहीं पता तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ठीक है, ये था हमारा डिक्लेरेशन से रिलेटेड और किस तरह से हमारी एरेज में वैल्यू स्टोर होती हैं, इस सारा प्रोसीजर। इसके बाद की जो चीज़ है वो है एरे को इनिशियलाइज कैसे करवाना है। एरे को इनिशियलाइज करवाने के भी दो मेथड हैं। एरे इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आप किसी भी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल के लिए इंट a इज इक्वल टू 6, तो हमने ये जो स्टेटमेंट यूज़ की, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमने a को ये वाली वैल्यू असाइन कर दी है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। अब एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? एरे को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। एक है जी, एरे को हम कंपाइल टाइम पे भी इसको हम कर सकते हैं इनिशियलाइज, और दूसरा मेथड है हम इसको रन टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है जी, हम कंपाइल टाइम पे इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। यहां पे लिखता हूं एग्जांपल इंट a, यहाँ पे इसका कोई भी साइज आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये जो तरीका है, इस तरह से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया और इसके एंड पे टर्मिनेटर। ठीक है जी, ये एरे को इनिशियलाइज करवाने का तरीका है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हर एक का मेथड इनिशियलाइजेशन का डिफरेंट है, लेकिन हम यहाँ पे C++ का जो है ना सिंटैक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, C++ का जो सिंटैक्स है एरे को इनिशियलाइज करवाने का कंपाइल टाइम पे, वो ये है। इसको स्टैटिक एरे भी बोलते हैं। स्टैटिक मतलब कि हमने इस एरे में ये वाली वैल्यूज जो है वो स्टोर कर दी हैं। अब इस वैल्यू को जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये वैल्यूज मेमोरी में कैसे स्टोर होंगी ये आपको पता चल गया, हमने इसको देख लिया वहां पे। अगर आपने यहाँ पे किसी भी एरे का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट करना हो, एरे में देखें दो चीजें होती हैं। लेट्स सपोज हमारी ये एक एरे है, ठीक है, इसका जो इंडेक्स है वो तो हम अपनी जो है आसानी के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इसके किसी भी जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको एक्सेस कर सकें। लेकिन मेमोरी में जो इसका एड्रेस बनेगा, मैं आसानी के लिए लिख लेता हूं यहाँ पे 100 101 102 103 104 एंड 105। ठीक है, अब ये वाला जो एड्रेस है ये मेमोरी में जनरेट होगा और ये वाले जो इंडेक्स हैं ये हम अपनी आसानी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस एड्रेस को फाइंड आउट करना हो कि हमारी कौन सी वैल्यू किस एड्रेस पे पड़ी है, तो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला टू फाइंड एड्रेस, तो वो क्या होगा? सबसे पहले आपका बेस एड्रेस आएगा, प्लस आई मीन आप किस इंडेक्स का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे हम 2 कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं। इसके साथ प्लस आपने जो आपकी डाटा टाइप है उसका साइज, डाटा टाइप का जो भी साइज है वो आपने यहां पे प्लस कर। आपने करैक्टर टाइप की डाटा टाइप अपना एरे जो है वो इनिशियलाइज करवानी है, तो उसके लिए जो डाटा टाइप है वो है करैक्टर C, इसका साइज 5 इज इक्वल टू A B C D E। ठीक है जी, इस तरह हो सकती है। अगर आपने फ्लोट टाइप की करनी है, फ्लोट F इसका वेरिएबल नेम रख लेते हैं, 6 1.1 1.2 3 4 5.0, इसी तरह से 6.0 7.2, तो ये वैल्यूज़ फ्लोट में आ जाएंगी। फ्लोट जो है वो क्या करी करता है? फ्लोट हमारी जो डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज़ होती हैं या फिर जिनके साथ ये पॉइंट लगा होता है, इस तरह की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया कि कंपाइल टाइम में हम एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि इसका जो फार्मूला है किसी भी एड्रेस को फाइंड आउट करने का वो कौन सा है। इसी तरह से
रन टाइम पे जो इनिशियलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि हम यूजर से जो एरे का साइज है वो मांग रहे होते हैं। कैसे? इंट ए, यहां पे मैंने इसका जो है वो साइज मेंशन कर दिया। अब इसकी वैल्यूज मैंने यहां पे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसके लिए मैं छोटा सा कोड लिख देता हूं। आप क्या करेंगे, सी आउट, यहां पे लिख दें इंटर वैल्यूज, ठीक है जी। इसके नीचे क्या करें, आप एक फॉर लूप चलाएं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। तो आप इसमें क्या करें, सी इन, इस एरे का जो नाम है एरे, और इसके साथ इंडेक्स, इंडेक्स कौन सा, ये वाला। तो ये वाला प्रोसीजर क्या करेगा, ये हमारे पास एरे में जो हम रन टाइम पे वैल्यूज लेते हैं, ये वाला प्रोसीजर हमारा वो काम करेगा कि हम इसका साइज हमने मेंशन कर दिया, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज इसमें यूजर से ले रहे हैं कि यूजर अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज यहाँ पे दे सकता है। ये चीज क्या है, उसका साइज। अब यूजर क्या करेगा, सबसे पहले पहली वैल्यू ऐड करेगा, तो फॉर लूप चलेगा, आई को चेक किया जाएगा 0 है, उसके बाद इसकी कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो आई के 0 इंडेक्स पे, एरे का जो 0 इंडेक्स है यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कर देगा। इसी तरह से दूसरी बार चलेगा तो 1 के लिए एक वैल्यू दे देगा, इसी तरह 2 के लिए, इसी तरह 3 के लिए, और इसी तरह 4 के लिए हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये 4 तक गया तो इसमें 5 वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो इसमें क्या करेगा, उसमें इसमें इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू को वो 5 कर देगा। 5 करने के बाद वो यहाँ पे चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है वो 5 लेस देन 5, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स होगी देन वो यहाँ इससे इस जो ये जो हमारा ब्लॉक है इससे बाहर आएगा। तो ये वाली वैल्यूज हमने यूजर से रन टाइम पे ली है कि यूजर हमारे पास रन टाइम पे वैल्यूज को स्टोर करे। इसमें हमने देख लिया आज के लेक्चर में कि एरे क्या होती है, एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं, और उसके साथ साथ एरे को डिक्लेरेशन एरे की जो है वो भी हमने देख ली। इसके साथ हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कंपाइल टाइम में कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह हम उसको रन टाइम पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ है कि एरे की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। वन डी एरे होती है, वन डायमेंशनल, मतलब 1 बाय 1, एक रो और एक ही कॉलम। इसी तरह से 2D एरे होती है, और इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, जिनको हम आने वाले लेक्चर्स में हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा 1D एरे का ही हमने कॉन्सेप्ट देखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये एक रो है और इस तरह से क्या है, एक कॉलम। तो 1D एरे को हमने डिक्लेरेशन भी उसकी देख ली, उसके साथ साथ उसकी इनिशियलाइजेशन भी देख ली, कैसे कैसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं और कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है जी। तो आज के जो की पॉइंट्स हैं, जो आज का लेक्चर हमने डिस्कस किया, उसमें क्या है कि एरे की हम डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि एरे क्या है, फिक्स्ड साइज सीक्वेंस है। फिक्स्ड साइज कैसे कि हम यहाँ पे इसका जो साइज है उसको फिक्स कर देते हैं, ये इसका साइज फिक्स है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये चेंज नहीं होगा। और उसके बाद हमने बात की कि एरे में जिस टाइप की एरे होगी उसी टाइप का उसमें डाटा स्टोर होगा। फर्ज करें हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक एरे ली थी और उसमें हमने इंटीजर टाइप का ही डाटा उसमें स्टोर करवाया। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप की एक एरे ली है और उसी टाइप का ही डाटा उसमें स्टोर करवाया, और यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप की एक एरे ली और उसी टाइप का डाटा इसमें स्टोर करवाया। इट मीन्स एरे क्या कैरी करती है कि उसका जो डाटा उसमें हम स्टोर कर रहे हैं उसकी टाइप्स और डाटा दोनों
सेम होने चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए। उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि जी टाइप्स ऑफ एरे, 1D एरे को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद 2D एरे क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है, इसके साथ साथ हम एरे में किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। हमने ये फार्मूला देखा, लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, जो कि हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि रैंडम एक्सेस टाइम क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से एरे का क्या रोल है, तो हम इसको भी चेक करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि एरे में से एलिमेंट्स को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो या आप सजेशन देना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।